नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आज आपके बीच वेस्टर्न फिलॉसफी से रिलेटेड टॉपिक लेकर आया हूं और मैं चाह रहा हूं कि जो कॉलेज के स्टूडेंट है वो अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि वेस्टर्न फिलॉसफी का कॉन्सेप्ट क्या है। मैंने आपसे इससे पहले एक क्लास के अंदर इंडियन फिलॉसफी और वेस्टर्न फिलॉसफी यानी ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फिलॉसफी के बीच क्या अंतर है, ये बात मैंने आपसे कही थी और फिलॉसफी का अर्थ क्या है ये भी बात मैंने आपसे समझाई थी। मैं आपको एक जानकारी के लिए और बात बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वेस्टर्न फिलॉसफी और इंडियन फिलॉसफी में मूल फर्क ये है कि इंडियन फिलॉसफी जो है हमारी वो एक जीवन पद्धति है, वो ये दिखाती है कि लाइफ जीने का तरीका क्या है, जबकि वेस्टर्न फिलॉसफी का जीवन पद्धति से कोई लेना देना नहीं है, उनका कोई लाइफ स्टाइल नहीं है। इसलिए आपको पता है कि उसके अंदर जो लाइफ स्टाइल में परिवर्तन है बहुत जल्दी होता है और इसे हम कई बार देखते हैं तो ये कमेंट भी कर लेते हैं कि ये वेस्टर्न है, जबकि इंडियन फिलॉसफी का कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरीके से जीवन पद्धति पर टिका हुआ है। वेस्टर्न फिलॉसफी का जो जन्म हुआ है वो वास्तव में जिज्ञासा से हुआ है। उसका मूल उद्देश्य वेस्टर्न फिलॉसफी की उत्पत्ति का जो कारण है वास्तव में वो है जिज्ञासा, अर्थात उसका मूल उद्देश्य यह है कि जो बौद्धिक संवेदनाएं हैं उसको शांत करना। खासतौर से ये जिस पर जोर देते हैं वो है बौद्धिक संवेदनाओं पर, यानी ये ज्यादा जोर दे रहे हैं बौद्धिक कॉन्सेप्ट है ये पूरी तरीके से। ये इसका मूल उद्देश्य यह है कि इनको कैसे शांत किया जाए, कैसे जाना जाए, ये क्या है। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि वेस्टर्न फिलॉसफी जो है विद्यार्थियों, उसमें बड़ी बात यह है या एक सिंपल बात ये समझें कि इसका जो कॉन्सेप्ट है इसमें दो प्रकार की चीजें देखेंगे आप। एक तो अस्तित्ववाद, ज्यादातर आप अस्तित्ववाद को ही देखोगे। अस्तित्ववाद को ही देखोगे। अस्तित्ववाद का मतलब यह है कि जो चीजें बनी हुई है वो बनी रहे, जैसे विज्ञानवाद है उनका, जैसे मैं आपको बताऊं भौतिकवाद है, वस्तुवाद है, ये चीजें उनको अस्तित्ववाद के कॉन्सेप्ट को। मगर एक कॉन्सेप्ट है जो परिवर्तन पर भी जोर देता है, जो जगत के अंदर चेंज चाह रहा है, जैसे मार्क्सवाद, जिसको मैं परिवर्तनवाद कह दूं। यानी मार्क्सवाद को छोड़ दूं तो लगभग जितनी भी फिलॉसफी है वो अस्तित्ववाद पर टिकी हुई फिलॉसफी है। वेस्टर्न फिलॉसफी को अपन देखें तो इस वेस्टर्न फिलॉसफी का जो जन्म स्थली है वो यूनान है। इसका जन्म हुआ वो ग्रीक में हुआ और यूनान इसका पहला प्लेटफॉर्म है। और वहां के तीन फिलॉसफर आपने नाम सुने हैं, तो एक सुकरात का शिष्य प्लेटो, और प्लेटो का शिष्य आपने सुना है तो अरस्तु, और अरस्तु के शिष्य थे अलेक्जेंडर, जो आपको पता है हम जिसे सिकंदर कहते हैं, वो इनके शिष्य थे। परंतु विद्यार्थियों, एरिस्टोटल और प्लेटो पढ़ने से पहले मैं चाह रहा हूं कि आप थोड़ी सी जानकारी वेस्टर्न फिलॉसफी की ये ले लें, पॉलिटिकल फिलॉसफी की ये ले लें कि वास्तव में पॉलिटिकल फिलॉसफी वहां कैसे काम करती है। स्टार्ट के अंदर वहां पर एक मत पनपा जिसे कहते हैं माइलेशियन मत। आपने नाम सुना है या नहीं सुना है मुझे नहीं पता। माइलेशियन मत जो है वो मत है जो पूरी तरीके से प्रकृतिवादी मत है। प्रकृतिवाद का मतलब यह है जो ये मानते हैं कि जो प्राकृतिक तत्व है, जैसे हम मानते हैं कि हमारा शरीर है, इंडियन फिलॉसफी मानती है कि वो पंच तत्वों से मिलकर बना है, वैसे के वैसे ये प्रकृतिवादी मत जो वेस्टर्न फिलॉसफी के हैं ये मानते हैं कि जीव और जगत का जो मूल आधार है वो वायु है, वो जल है, वो अग्नि है। ये मानने वाले जो हैं ये प्रकृतिवादी मत है। और इसी मत का एक विचारक हुआ है जिसका नाम था थैलीस। नाम आपने सुना है तो ये फिलॉसफी के फादर कहलाते हैं, फिलॉसफी के जनक कहलाते हैं, जिन्होंने कहा था जल ही जीवन है। इस फर्स्ट फिलॉसफर, यदि आपको ध्यान रहे तो मैं आपको नाम बता दूं, उसका नाम था थैलीस। फर्स्ट फिलॉसफर कहलाते हैं। इस मत के अंदर बहुत सारे लोग हुए, हेराक्लाइटस हुए, इसी मत के अंदर एक विचारक हुए पार्मेनाइडिस हुए, इसी मत के अंदर एक विचारक हुए अलेक्जीमेंडर हुए, अलेक्जीमेनीज हुए,
ऐसे बहुत सारे ऐसे विचारक हुए जो इसी थॉट के अंदर हुए, इसी काल में हुए। और इसके बाद एक मत आया जिसको हम कहते हैं पाइथागोरियन मत। नाम आपने सुना है तो, और बहुत अच्छी तरीके से, ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं होगा, पाइथागोरियन मत। पाइथागोरियन मत क्या था? ये थोड़ा सा एक अस्तित्ववादी मत अलग था जो रहस्यवाद का सपोर्ट करता है। ये खासतौर से रहस्यवाद, संख्या पर जोर देता है। इनका मूल कॉन्सेप्ट जो है वो संख्या है। ये आत्मा की अमरता की बात करता है, और जो आत्मा के अमरता की बात करता है वो सीधी सी बात है पुनर्जन्म की बात करेगा। क्लियर बात है? हम ये मानते हैं आत्मा अमर है, इसका मतलब यह है कि आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करती है, ये हम मानते हैं। यानी पुनर्जन्म रहस्यवाद। रहस्यवाद का मतलब यह है, इनके लॉजिकल सवाल है। जैसे मैंने कहा ना, ये बुद्धि को महत्व देते हैं। एक मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, एक और एक कितने होते हैं? 2। इट्स क्लियर, एक सिंपल है। पर ये कहते हैं कि एक और एक 2 होते हैं, और एक का आधा हो तो कितना होता है? एक को आधा करें तो 1/2 होता है। ये ऐसा कैसे है? वो ये कहते हैं कि एक और एक, 1 + 1 = 1, और 2, और 1 × 1 = 1, 3 + 3 = 6, और 3 × 3 = 9। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ये क्या है? बिग प्रॉब्लम। इस प्रकार के सवाल जो हैं, मैं ये संख्या इसलिए कह रहा हूं कि आप अच्छी तरीके से जानते हैं, पाइथागोरियन पद्धति आपने पढ़ी है मैथ्स के अंदर, इसलिए मैंने बात की कि ये इस प्रकार की बात। मगर इनका जो मूल थॉट है वो रहस्यवाद है। ये क्या कारण है माइस खास तौर से, और इसका असर आप आगे देखेंगे भी। मैं आपको बता देता हूं, एक सोक्रेट्स के ऊपर इनका असर पड़ा, और सोक्रेट्स के बाद में, उसके बाद जब उनका शिष्य प्लेटो था, तो प्लेटो ने ही अपने माइस जो थे, मिथक थे, उनके अंदर इन चीजों को यूज किया। तो आपको ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये वास्तव में कॉन्सेप्ट जो वेस्टर्न फिलोसॉफी का था वो यहाँ था। इसके बाद में विद्यार्थियों, सोफिस्ट, इसी काल के अंदर आप जानते हैं, ज्ञान के युग के अंदर ही, बुद्धिवाद के युग के अंदर ही एक युग आया जिसको सोफिस्ट मानते हैं। और सोफिस्ट इनसे बहुत कुछ अलग हटकर थे। सोफिस्ट, जिसको मेटिक्स कहा जाता था, वास्तव में उस समय मेटिक्स कहा जाता था, जिनका मूल उद्देश्य ये होता था कि वो अलंकार की शिक्षा किस प्रकार से दे, भाषण कला की शिक्षा किस प्रकार से दे, राजनीति की शिक्षा किस प्रकार से दे। अर्थात मैं ये कहना चाह रहा हूं, जो ये वस्तुवादी ज्ञान था, नित्य शाश्वत अपरिवर्तनशील ज्ञान की बात कर रहे थे, वहां पर एक नया कॉन्सेप्ट आया जो पूरी तरीके से भौतिकतावाद पर टिका हुआ था। वो पूरी तरीके से जिस बातों पर टिका हुआ था वो परिवर्तन पर टिका हुआ था। वो ये मानता था कि सभी वस्तुओं का मापदंड मनुष्य है। जैसे पाइथागोरस, आपने नाम सुना है तो पार्मेनाइडिस का नाम सुना होगा। पार्मेनाइडिस के साथ सुकरात की जो मुलाकात थी वो सर्वश्रेष्ठ मुलाकात मानी जाती है। जिस प्रकार अंबेडकर के साथ फ्रैंकफर्ट की मुलाकात सर्वश्रेष्ठ मुलाकात मानी जाती है, उसी प्रकार विद्यार्थियों यहाँ सुकरात के साथ पार्मेनाइडिस की अच्छी मानी जाती है। उसका रीजन है कि वो ये मानते थे कि सभी वस्तुओं का जो मापदंड है वो मनुष्य है। अर्थात वो व्यक्तिनिष्ठ, आत्मनिष्ठ कॉन्सेप्ट पर टिके हुए थे। वो ये मानते थे कि सब कुछ है, वो मानववादी कॉन्सेप्ट है, हम हैं, हमारे लिए जो ठीक है वो ठीक है, हमारे लिए जो ठीक नहीं है वो ठीक नहीं है। इस प्रकार की फिलॉसफी थी, जो आपको पता है कि बाद में इसी फिलॉसफी कारणी वहाँ पर पतन का कारण बना, खासतौर से वहाँ पर। और जो हमारे को यहाँ बात इस पे रिलेटेड नहीं करनी है, इसी थॉट को, ये जो थॉट आ रहा था पाइथागोरियन और माइलेशियन मत था, इसी मत के बाद में जो सोफिस्ट आए, और सोफिस्टों के काल में एक यूनान के अंदर एक विचारक पनपा, एक जन्म लिया जिसका नाम था सुकरात। आपने नाम सुना है तो। मैं आज जो बात करने जा रहा हूं वो सुकरात के बारे में करना चाहता हूं कि वास्तव में सुकरात कौन था, सोक्रेट कौन था। नाम आपने बहुत अच्छी तरीके सुना होगा। सुकरात विद्यार्थियों इसलिए पढ़ना यहाँ पर जरूरी है कि यदि आप सुकरात को अच्छी तरीके से नहीं पढ़ोगे तो आपको मैं जानकारी के लिए बता देता हूं कि आप बाकी बातें आपको समझ में नहीं आएगी। सुकरात का जन्म जो माना जाता है वो 470 ईसा पूर्व माना जाता है, और
इनको फांसी की सजा दी गई थी। ये एक रिकॉर्डेड मैटर है, इसलिए मैं यहाँ कह रहा हूँ। ये डेट मुझे नहीं पता है, अलग अलग किताबों में अलग अलग हो सकती है, अलग अलग जगह अलग अलग हो सकती है, मगर ये आपको सही मिलेगी। 399 जब वो 71 साल के थे उस समय उन्हें फांसी की सजा दे दी गई, जहर पिला दिया गया, जहर का प्याला दे दिया गया। और महान दार्शनिक, ईसा से पूर्व का ईसा और दर्शन के लिए बलिदान देने वाला ये सुकरात वास्तव में एक मूर्तिकार और दाई के घर में पैदा हुआ था। और दाई का काम है नए बच्चों को जन्म देना। और इनका सुकरात, ये अपने सुकरात के बारे में वास्तव में सुकरात ने खुद कुछ नहीं लिखा है, मगर एपोलॉजी, कीटो और फीडो जो किताबें हैं, प्लेटो के जो संवाद हैं, उन संवादों के अंदर सुकरात के बारे में जानकारी मिलती है। हम उसी को आधार बनाकर कहते हैं। वहां सुकरात कहता है कि मैं मेरे माँ का अनुगमन करता हूं, मेरी माँ इन बच्चों को, नए बच्चों को जन्म देने में जिस प्रकार सहयोग करती है, उसी प्रकार मैं भी दुनिया के अंदर नवीन विचारों को जन्म देता हूं। यानी मेरा कहने का मतलब यह है, ये मानता था कि उस समय का जो कॉन्सेप्ट है वो ठीक नहीं है, उनसे अलग एक नवीन विचार पैदा करने का, एक क्रांतिकारी विचार पैदा करने का जो काम किया वो यूनान के अंदर सुकरात ने किया। विद्यार्थियों, सुकरात बहुत ही भद्दे चेहरे का था, पूरी तरीके से अनपढ़ था। उसने कई युद्ध लड़े, खासतौर से उन्होंने यूनान के, एथेंस के 3 युद्धों में भाग लिया। थ्रेस का युद्ध, उसके बाद में डेलियस का युद्ध और ऑर्गिन्स के युद्ध के अंदर भाग लिया। और वो सैनिक सम्मान भी उसने प्राप्त किया। पत्नी इसकी बहुत सुंदर थी, ये खुद बद्दा था, इसलिए वो कई बार कहता था कि जो सुंदरता है वो अल्पकालिक अत्याचार है। ये शरीर के साथ जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है, जिसके जो लोग ये मानते हैं कि सुंदरता अपने आप में परमानेंट है, ऐसा कुछ भी जरूर नहीं है। ये एक अल्पकालिक अत्याचार है जो समय के साथ में अपने आप खत्म हो जाता है, इसलिए इन पर ज्यादा जोर नहीं देना चाहिए। परंतु विद्यार्थियों, जब ये सेना से सेवानिवृत्ति हुए तो उसके बाद में वहां की संस्थाएं, खासतौर से 2 संस्थाएं काम करती थी। एक का नाम था पायटेंस, जो वहां संस्था थी, और दूसरा जो वहां की गवर्नमेंट थी, जिसको इंक्लीजिया कहा जाता था। वो उस इंक्लीजिया के अंदर इन पर मुकदमा चला, और मुकदमा चलने के बाद इन्हें कहा गया आप यदि चाहें तो आप मीनाफाइन का मतलब होता है कम सजा दी जा सकती है। परंतु सुकरात कानून का सम्मान करने वाला व्यक्ति था, और उस व्यक्ति ने यह कहा कि मैं सजा को कम नहीं, मैं सजा का सम्मान, कानून का सम्मान करता हूं, और जो भी सजा दी जाएगी मैं उसे स्वीकार करूंगा। विद्यार्थियों, उस पर जो इंक्लीजिया में मुकदमे में सुनवाई हुई, उसमें खासतौर से 2 आरोप लगे। पहला आरोप यह लगा कि वो देवताओं के उपासना का विरोधी है, खासतौर से उस समय जो वहां की देवी देवताएं थे उनके उपासना का विरोधी है। और दूसरा, वो युवाओं को पथभ्रष्ट करता है। पथभ्रष्ट का मतलब यह हुआ कि वो उनमें, खास बात यह थी सुकरात की, आप जानते हैं तो कैटलिन जैसे लोग उन्हें कॉफी हाउस फिलोसोफर कहते हैं। कॉफी हाउस फिलोसोफर जनरली हम भी हैं, कॉफी हाउस पॉलिटिशियन। आज के युग में जैसा आप देखते हैं, चाय की थड़ी पर बैठ जाते हैं और बैठकर गप्पे मारते हैं। हाँ, अब की बार तो ये सरकार चली जाएगी, इस बार ये सरकार तो गई, इस बार ये सीएम नहीं बन सकता, इस बार ये पीएम नहीं बन सकता, इस बार ये एमपी नहीं बन सकता, इस बार ये वो नहीं कर सकता, इस बार गांव में सरपंच ये बनेगा, इस बार प्रधान ये बनेगा। जैसे वो यूं लगता है कई बार सब कुछ जानता हो। इसको कहते हैं कॉफी हाउस पॉलिटिशियन। चाय की थड़ी पर बैठकर कुछ भी काम नहीं है तो ये गप्पे मारते हैं। सुकरात उस काल के अंदर विद्यार्थियों, कॉफी हाउस फिलोसोफर कैटलिन इसलिए कहता है कि सुकरात जनरली उन सार्वजनिक स्थानों पर बैठ जाता था और उसके बाद लोगों से सवाल पूछता था, और उनकी जो पद्धति थी वो प्रश्नोत्तर पद्धति थी। वो आप जानते हैं उस समय जो जैनो था, वेस्टर्न फिलोसोफर था, जिनका एक कॉन्सेप्ट था जिसको आप द्वंदात्मक पद्धति कहते हैं। द्वंदात्मक पद्धति प्रश्नोत्तर पद्धति थी, उनका वाद विवाद पद्धति थी, जो खासतौर से सुकरात से प्लेटो में गई। उनका था सवाल पर सवाल पूछना, सवाल पर सवाल पूछना, एक सवाल से सवाल कैसे निकलता है, और उन सवाल से वो उत्तर खोजता था और अंतिम सत्य तक पहुंचने की कोशिश करता था। ये जो पद्धति है, ये वास्तव में जो मानी जाती है वो जैनों की है स्टार्ट में तो, मगर उसके बाद ये सुकरात का कॉन्सेप्ट माना जाता है। और सुकरात से प्लेटो ने, और प्लेटो की जितनी भी लिखी गई जो संवाद हैं, जिनको आपको पता पुस्तकें नहीं बोलते, संवाद बोलते हैं। संवाद इसलिए बोलते हैं कि वो प्रश्नोत्तर पद्धति में लिखे गए हैं। हम पढ़ेंगे केटो, फीडो, जॉर्जियस, परमेनाइडिस पढ़ेंगे, रिपब्लिक पढ़ेंगे, लॉज पढ़ेंगे, स्टेटमेंट पढ़ेंगे,
तो हम इन सभी का एक विशेष जगह पर बैठे हुए कुछ लोगों के बीच आपसी संवाद है। रिपब्लिक है, रिपब्लिक में 6 लोग बैठे हैं एक जगह पर, वो विचार कर रहे हैं। लॉज है, 3 लोग हैं, क्रीट टापू पर हैं, वहां पर क्या विचार विमर्श कर रहे हैं, आपस में सवाल जवाब हो रहा है, आपस में बातचीत हो रही है, और वो बातचीत शैली में जो लिखी गई है उसे संवाद बोला जाता है। और ये प्लेटो का कॉन्सेप्ट था जो यहां से गया था। मैं सुकरात की बात भी इसलिए करना चाहता हूं कि आपको कम से कम ये पता रहे कि सुकरात के कारण ही, सुकरात के कुछ सिस्टम्स थे जिन्हों प्लेटो ने जिसे स्वीकार किए। विद्यार्थियों, युवाओं को पथभ्रष्ट करने और देवताओं की उपासना को नहीं मानने के कारण सुकरात पर मुकदमा चलाया गया, और मुकदमे के बाद इन्हें मृत्युदंड दिया गया, और सुकरात ने इसे सहर्ष स्वीकार किया। कहा जाता है इनके साथियों ने यह कहा भी था, और वो भाग भी सकते थे, मगर सुकरात ने कहा मैं यूरोप के विरुद्ध दोहरा अपराध नहीं कर सकता, क्योंकि कानून ने केवल मुझे सजा दी है और यह केवल व्यक्तिगत है, और मैं यदि भागता हूं तो ये मेरे खुद के विरुद्ध भी और कानून के विरुद्ध भी अपराध होगा, इसलिए मैं दोहरा अपराध नहीं करना चाहता। और उन्होंने सहर्ष कानून की सजा को स्वीकार किया और जहर का प्याला पी लिया। मेरा कहने का मतलब यह है, उसकी सोच ये थी कि कानून कितना भी बुरा हो, मगर बुरे का जवाब बुराई से नहीं बल्कि बुराई को सहन करके दिया जाना चाहिए। हम बुरे का जवाब, एक ने थप्पड़ के बदले थप्पड़ नहीं, बल्कि गांधी का कॉन्सेप्ट ये नहीं है, गांधी से थोड़ा सा हटकर है। ये कह रहा है कि बुराई का मतलब बुराई नहीं, बल्कि बुराई का मतलब बुराई को सहन किया जाए। कानून कितना भी बुरा हो, मगर वो ये मानता था कि किसी न किसी फॉर्म का हिस्सा है, वो श्रेष्ठता है, उस समय की व्यवस्था और स्थायित्व का कारण है। हम उसे नकारेंगे तो हम दोहरे दंड के भागी होंगे। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। सुकरात ने सहर्ष जहर का प्याला पी लिया और विद्यार्थियों अपनी ई लीला समाप्त कर दी। आज हम सुकरात के जो प्लेटो के कुछ संवाद हैं, खासतौर से 3 संवादों की बात करूंगा। एक फीडो, जो खासतौर से उनका ग्रंथ है, फीडो, कीटो और एपोलॉजी। इसके ये स्टार्टिंग, एपोलॉजी स्टार्टिंग माना जाता है। आपको पता हो तो जो संवाद लिखे गए हैं उसमें सबसे पहला जो माना जाता है वो एपोलॉजी माना जाता है प्लेटो का। इनके अंदर कुछ बातें हैं जो अपन बात करेंगे कि सुकरात के बारे में कौन कौन सी चीजें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो मैं आपको बता देता हूं, सुकरात की खास बातें, मैं कोई ज्यादा सुकरात पर जोर नहीं दूंगा, सिंपल बातें आपको बताना चाहता हूं। पहली तो कानून का सम्मान करना चाहिए। पॉलिटिकल के हिसाब से देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कानून कितना भी बुरा हो, हमें उसका पालन करना चाहिए, क्योंकि कानून कोई व्यक्तिगत नहीं बने हैं, कानून कोई व्यक्तिगत हित के लिए नहीं है, ये सार्वभौमिक हित का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए कानून का पालन करना सबसे जरूरी है, ये बाध्यकारी है, हर किसी को मानना चाहिए, और ये व्यक्ति से ऊपर है। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, बल्कि व्यक्ति से ऊपर है, व्यक्ति से ऊपर कानून है, अर्थात कानून ऊपर है और व्यक्ति कानून के अधीन रहकर काम करता है। दूसरी बात, उसका यह मानना था कि राजनीति की सत्ता और मृत्यु दोनों ही एक जैसी है। एक व्यक्ति की इच्छा को शांत करता है और दूसरे व्यक्ति को, शरीर को शांत करता है, परंतु दोनों में कोई फर्क नहीं है। यानी मृत्यु और राजनीति को एक ही वस्तु मानता है, एक जैसी वस्तु मानता है। उन्होंने कहा यह भगवान का, मृत्यु भगवान का दिया गया सबसे बड़ा आशीर्वाद है, यह अंतिम सत्य है, इसे सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। जब जहर का प्याला सुकरात पी रहा था तो शिष्य रोने लग गए थे। सुकरात ने कहा कि नहीं, आप शांत रहिए, मृत्यु भगवान का दिया हुआ अंतिम सत्य है, यह संभवत मानवीय वरदानों में सबसे बड़ा वरदान है, और इस वरदान को अब नकार नहीं सकते, इसे टाल नहीं सकते, इसे स्वीकार करना चाहिए, और शांतिपूर्ण तरीके से हमें सहर्ष इसको स्वीकार करना चाहिए। यह उनकी खास बात थी। दूसरा, यह मिथ्या ज्ञान का विरोधी था। और मैं आपको बता देता हूं, ये अपने आप में किसी काल विशेष के अंदर जहां पर आप जी रहे हैं और उसी काल के अंदर जो सिस्टम चल रहा है उसके विरुद्ध बोलना बहुत बड़ी बात होती है। और यदि आप बोलने की कोशिश करते हैं तो दुनिया या तो आपको पागल समझती है, खपती समझती है, या फिर आपको उससे बाहर, समाज से बाहर हटकर रहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपको उस सिस्टम के अंदर फॉलो करके जीना पड़ता है, उस पाइपलाइन के अंदर चलना पड़ता है। सुकरात उसमें से नहीं था। सुकरात ने अपने काल में चल रही धारणाओं को बदला,
उनके विरुद्ध झंडा गाड़ा, इसलिए विद्यार्थियों इसे धर्म युद्ध कहा जाता है। बारकड़ ने इसे धर्म युद्ध कहा था, इसे जिहाद कहा जाता है। एक प्रकार का ये जिहाद थी जो सुकरात ने उस व्यवस्था के विरुद्ध छेड़ी और सत्य पर जोड़ दिया। ये खास बात थी। और उस काल के अंदर आपको पता है, जिसने जहर पी लिया मगर कभी भी उस चीज को, कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट नहीं किया, उसने ये नहीं कहा कि जो ठीक है वो ठीक है। तीसरी बात, मैं आपको खास बातें बता रहा हूं। सुकरात ये मानते थे कि प्रत्येक व्यक्ति को शादी करनी चाहिए। मैं नहीं कहता आपने शादी की है कि नहीं की है, मुझे उससे मतलब नहीं है, पर वो ये कहते थे कि शादी करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि मान लीजिए शादी आपकी सफल हो गई तो जिंदगी खुशहाल है, और यदि शादी आपकी सफल नहीं हुई, शादी यदि आपकी बुरी हो गई, पत्नी आपकी यदि बुरी मिल गई, तो क्लियर बात है आप एक दार्शनिक बन जाओगे। इसलिए शादी प्रत्येक व्यक्ति को करनी चाहिए, इसे करना बहुत ही जरूरी है। सुकरात और उसकी पत्नी की कहानियां भी है कुछ, जो लोग सामान्यतः जो गप होती है उसके अंदर बात करते हैं, क्योंकि वो बहुत सुंदर थी और जनरली वो सुकरात के साथ बहुत झगड़ती थी। और सुकरात बहुत शांत स्वभाव के थे, भद्दे थे और शांत स्वभाव के थे, और वो उन्हें सर स्वीकार करते थे, देखते रहते। कहा जाता है एक बार शिष्य उनके घर पहुंचे थे और पत्नी ने कीचड़ से भरी हुई बाल्टी सुकरात के ऊपर डाल दी। सुकरात उसके सामने भी नहीं देखा, चुपचाप उसको देखता रहा। और जब उनके शिष्यों ने पूछा कि ऐसा क्यों किया, तब सुकरात ने जवाब दिया कि ये भी एक बहुत बड़ा वरदान है, ये ही तो कारण है। जिस प्रकार आप तुलसीदास का पढ़ते हैं, यही तो कारण है कि आज मैं फिलोसोफर हूं, आज मैं ज्ञानी हूं। और सुकरात कहता था मैं केवल इतना जानता हूं कि मैं कुछ भी नहीं जानता। इसलिए ये यूनान का सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी माना जाता है, उस समय का ज्ञानी व्यक्तियों में श्रेष्ठ माना जाता है। दूसरी बात, इसकी खास बातें मैं आपको जनरली बता रहा हूं। ये एक बात और कहता था कि ईमानदार व्यक्ति होता है, जो भी ईमानदार होता है वो व्यक्ति सदा ही बच्चा होता है। वो सदा ही बच्चा होता है, वो कभी भी, बच्चा सच्चा होता है, बच्चा सच्चा होता है और सच्ची ईमानदारी होती है, इसलिए ईमानदार व्यक्ति बच्चा होता है। ईमानदारी सर्वश्रेष्ठ है, ये मानता था। ये सौंदर्य को अल्पकालिक अत्याचार मानता था। अब मेरी बात टॉपिक की सुनिए। जो खास बात उनकी है वो है सबसे इंपॉर्टेंट बात, ज्ञान जो है वो ही सद्गुण है, ज्ञान ही सद्गुण है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है उसकी। और ये कोटेशन आपने बहुत बार पढ़ा होगा। उनके दो कॉन्सेप्ट थे विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं, जिसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ टू नॉलेज कॉन्सेप्ट, या जिनको कहा जाता है दो ज्ञान का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ टू नॉलेज कॉन्सेप्ट, जिसको बोला जाता है दो ज्ञान का सिद्धांत, जिसके नाम से जाना जाता है। दो ज्ञान का सिद्धांत क्या है जनरली आप समझिए। सुकरात ये मानता था कि हमें दो प्रकार का ज्ञान है। एक तो हम जिन चीजों को देख रहे हैं, जिन चीजों को हम अनुभव कर रहे हैं, जो अनुभविक ज्ञान है, जो वास्तव में लौकिक ज्ञान है। लौकिक का मतलब होता है इस दुनिया के अंदर जो कुछ भी हम देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। अनुभव का मतलब होता है जो ज्ञान हमें इंद्रियों से मिल रहा है, इंद्रिय ज्ञान है। एक तो ये ज्ञान है। ये ज्ञान कैसा है? इंद्रियों का ज्ञान। ये ज्ञान जो है ये व्यक्तिनिष्ठ है, आत्मनिष्ठ है। व्यक्तिनिष्ठ कहने का मतलब, व्यक्तिनिष्ठ कह दो या आत्मनिष्ठ कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको व्यक्तिनिष्ठ कह दूं या आत्मनिष्ठ कह दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। व्यक्तिनिष्ठ का मतलब यह है
ऐसा ज्ञान जो व्यक्ति पर केंद्रित है। कोई ज्ञान है वो मेरे पर केंद्रित हो तो उस ज्ञान को आप सार्वभौमिक या स्थायी ज्ञान नहीं कह सकते, उस ज्ञान को परिवर्तनशील ज्ञान कहते हैं। जैसे मैं आपको जनरली बताऊं, मैं कहता हूं कि ये चीज बहुत अच्छी है, हो सकता है वो आपके लिए अच्छी हो कि नहीं हो, ये मेरा व्यक्तिगत राय हो सकती है। मैं कहता हूं वो आदमी बहुत अच्छा है, ये मेरी व्यक्तिगत राय हो सकती है, वो दूसरे के लिए अच्छा होगा ये जरूरी नहीं। मैं कहता हूं ये मीठा है, ये सत्य है, ये सुंदर है, ऐसी बातें जो हैं ये केवल और केवल परिवर्तनशील ज्ञान होता है। ऐसे ज्ञान को हम मानते हैं परिवर्तनशील ज्ञान। ऐसा ज्ञान होता है वो एकल होता है, वो ज्ञान चेंजेबल होता है। उस ज्ञान को आप ये नहीं कह सकते कि विविध होता है। विविध का मतलब अलग अलग लोगों में अलग अलग होता है। मैं इसको विविध कह दूं, व्यक्तिनिष्ठ कह दूं, आत्मनिष्ठ कह दूं, परिवर्तनशील कह दूं, अनुभव मूलक कह दूं, लौकिक ज्ञान कह दूं या बाह्य ज्ञान कह दूं। बाह्य का मतलब जो आप देख रहे हैं, जो देख रहे हैं, बाहर की चीजें जो देख रहे हैं। मैं ये देख रहा हूं, पंखा देख रहा हूं, मान लीजिए फैन मेरे ऊपर चल रहा है, फैन को मैं देख रहा हूं, मान लीजिए कंप्यूटर पड़ा मेरे सामने, कंप्यूटर को देख रहा हूं, ये बाह्य नॉलेज है। सुकरात कहता है कि इसके सिवाय भी एक ज्ञान होता है जिसको आप आंतरिक ज्ञान कहते हैं या जिसको आप वास्तविक ज्ञान कहते हैं। दूसरा ज्ञान है पहला लौकिक ज्ञान और दूसरा होता है वास्तविक ज्ञान। वास्तविक ज्ञान वो है जो आपका बुद्धि के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया हुआ है, ये बौद्धिक ज्ञान है। ये ज्ञान जो बुद्धि द्वारा प्राप्त किया गया है वो ज्ञान, जैसे मैं आपको एक जनरली बात बताना चाहता हूं, ऐसा नॉलेज जो किसी विशेष कार्य कारण के सिद्धांत पर टिका हुआ हो। आगे आएगा सुकरात में, अरिस्टोटल में, कार्य कारण संबंध पर आधारित ज्ञान हो। तिलों से तेल निकलता है, तेल का कारण है तिल, मिट्टी से तेल नहीं निकलता, इसको कार्य कारण रिलेशन बोलते। कोई न कोई कार्य है तो उसका कोई न कोई कारण होगा, कोई न कोई कारण होगा। मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, इसके पीछे कोई न कोई कारण होगा, और कारण क्या है? डायरेक्टर साहब का आदेश है, कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय का आदेश है कि ऑनलाइन स्टूडेंट तक क्लास पहुंचनी चाहिए। किसी भी विद्यार्थी, शिक्षा जो क्षेत्र है उसके अंदर कोई भी विद्यार्थी अपने सिलेबस से वंचित नहीं रहना चाहिए। वहां तक अच्छी तरीके से क्लासें कैसे पहुंचे यह आपको निर्धारित करना है। ये निर्देश है पर प्रिंसिपल को, हर कॉलेज को ये निर्देश है। कौन कितना अच्छी तरीके से निभा रहा है, कौन कितना अच्छी तरीके से नहीं निभा रहा है, वो उसके व्यक्तिगत मामला हो सकता है, मगर कोई ना कोई तो कारण है। डायरेक्टर साहब ने आदेश दिया, उसके पीछे भी तो कोई ना कोई कारण होगा। ऐसा जो ज्ञान होता है वो विद्यार्थियों शाश्वत होता है, ऐसा ज्ञान होता है वो सार्वभौमिक होता है। ऐसा नहीं है विद्यार्थियों कि हमारे यहां पर तिलों से तेल निकलता है, अमेरिका में मिट्टी से तेल निकलता है, ना, वहां भी तिलों से तेल निकलता है, यहां भी तिलों से तेल निकलता है। और आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी, सार्वभौमिक है, ये अनश्वर है, ये कभी भी खत्म नहीं होगा, ये अपरिवर्तनशील है, ये विविध नहीं है, एक एक है, एक है, सबके लिए एक जैसा है, एक है। बात अच्छी तरीके से समझिए, एक है। और ये जो है ये ज्ञान है। वास्तविक ज्ञान क्या है? ये ज्ञान है, ये ज्ञान नहीं है, ये मत है, ये ओपिनियन है, ओपिनियन नॉट नॉलेज। इसलिए ये ध्यान रखना है, ये जो है मत, ओपिनियन एंड नॉलेज, इनके बीच में गैप करने का जो काम किया, ये इसको कहते हैं दो ज्ञान का सिद्धांत। और वास्तविक ज्ञान क्या है? ये। और ये ज्ञान ही विद्यार्थियों क्या है? सद्गुण है। सुकरात कहता है कि जो ये जानता है कि लौकिक ज्ञान क्या है और शाश्वत ज्ञान क्या है, जो ये जानता है
कि कार्य कारण पर आधारित ज्ञान कौन सा है और परिवर्तनशील ज्ञान कौन सा है, वास्तविक ज्ञान कौन सा है और इंद्रिय ज्ञान कौन सा है, कौन सा ज्ञान स्थायी है, कौन सा ज्ञान शाश्वत है, कौन सा ज्ञान अपरिवर्तनशील है, कौन सा अनश्वर है, कौन सा ज्ञान अपने आप में वास्तविक है, वो ही व्यक्ति ज्ञानी है। इसलिए वो कहता है ज्ञान ही सद्गुण है। जो ये जानता है वो ही सद्गुण है। इसलिए वो केवल और केवल एक को ही मानता है। एक ही ज्ञान एक है। और ज्ञान, मेरी बात अच्छी तरीके से समझिए, ऐसा नहीं है कि ज्ञान सीखा नहीं जा सकता। ये कह रहा है ज्ञान एक है, ज्ञान शिक्षणीय है, सीखा जा सकता है, सीखा जा सकता है। इसको सीखने में प्रॉब्लम नहीं है। ये पढ़ाया जा सकता है, समझा जा सकता है, दूसरों से सीखा जा सकता है। ये सार्वभौमिक है, अविभाज्य है। ये अविभाज्य है, सीधी सी बात है। ये सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है। ये सार्वभौमिक है, ये अविभाज्य है, ये सामान्य है। सामान्य का मतलब है वस्तु विशेषों में पाया जाने वाला एक गुण। जैसे मनुष्यों के अंदर मनुष्यता सामान्य, ये सामान्य है। और जो ये जानता है वो व्यक्ति क्या होगा? सद्गुणी होगा। और कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से बुरा नहीं होता। सुकरात कहता कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से बुरा नहीं होता। कोई यदि बुरा है वो इसलिए है कि उसे जानकारी नहीं है कि ज्ञान और मत में फर्क क्या है। क्योंकि अपनी इच्छा से व्यक्ति क्या चाहता है? एक शाश्वत सार्वभौमिक इच्छा सुख चाहता है। और ये सुख जो मिलता है, ये जो स्थायी सुख मिलता है, वो इससे मिलता है। और कोई भी व्यक्ति अस्थायी सुख नहीं चाहता। इसलिए वो कहता है कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से बुरा नहीं हो सकता। मेरा कहने का मतलब यह है, सुकरात सीधा सीधा ये कह रहा है ज्ञान जो है वो सद्गुण है। क्लियर बात है? ज्ञान एक सद्गुण है और सद्गुण आदमी का सदा आचरण है। सदाचरण है और सदाचरण आदमी को बौद्धिक सुख प्रदान करता है। और बौद्धिक सुख ही सामान्य सुख है। और सामान्य सुख ही सार्वभौमिक है। अर्थात ज्ञान सबका आधार है। जिसको ज्ञान है उसे सब कुछ पता है। वो कभी भी व्यक्ति स्वेच्छा से बुरा नहीं हो सकता। ये खास बात। अब आप कहोगे साहब इससे हमारा यहाँ क्या है? मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ। यहाँ पॉलिटिकल रिलेशंस ये है, वो ये मानता है कि ज्ञान एक ऐसी चीज है जिसे सीखा जा सकता है, जो बौद्धिक क्रिया है। तो आप समझिए पॉलिटिक्स जो है, राजनीति है, ये विशेष कार्य है। शिक्षणीय मतलब विशेष। राजनीति जो है ये भी शिक्षणीय है। राजनीति जो है एक जनहित के लिए काम करने वाला सिस्टम है। इसलिए वो ये मानता है कि पॉलिटिक्स के अंदर जो लोग हो उनके अंदर पहली बात ये होनी चाहिए वेलफेयर। सबसे जरूरी चीज है। जिन लोगों में वेलफेयर नहीं है वो आदमी राजनीति में नहीं आना चाहिए। दूसरी बात, इनका दूसरा गुण होना चाहिए विजडम, बुद्धिमान होना चाहिए। यदि कोई बुद्धिमान नहीं है, मैं नहीं कहता आज की स्थिति क्या है, और आप अच्छी तरीके से जानते हैं यूनान के अंदर उस समय आज की डेमोक्रेसी को भीड़ तंत्र के नाम से जाना जाता था। वो ठीक नहीं मानी जाती थी। वो ये मानते थे राजनीति कुछ ही लोग कर सकते हैं, हर आदमी के वश की बात नहीं है। राजनीति एक कला है। राजनीति एक कला है। पूछे तो ध्यान रखना मैं जो बात कह रहा हूं। राजनीति एक कला है और कलाकार होना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार किसी भी कला के लिए कलाकार होना जरूरी है, उसी प्रकार राजनीति के लिए भी एक कलाकार होना जरूरी है। उस राजनीति का जानकार होना जरूरी है। इसलिए जो राजनीति का जानकार नहीं है उसे राजनीति नहीं करनी चाहिए, उसे राजनीति से दूर रहना चाहिए। अर्थात मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये वो पूर्ण सत्तावादी व्यक्ति है जो ये कहता है कि जिन लोगों को राजनीतिक सत्ता प्राप्त है वो बुद्धिमान है।
वो जनहित के लिए है। और राजनीति जो एक कला है ये कुछ ही लोग कर सकते हैं, अर्थात ये पूर्ण सत्तावादी व्यक्ति था जो राजनीति के अंदर, ध्यान रखिए पॉलिटिक्स में खास बात है, ये पूर्ण सत्तावाद का समर्थन करता है। कौन? सुकरात जो है वो पूर्ण सत्तावाद का समर्थन करने वाला व्यक्ति है। दूसरा सुकरात के जो दूसरा असर उन पर पड़ा वो विद्यार्थियों में आपको जानकारी के लिए बता दूं, द्वंदात्मक पद्धति। द्वंदात्मक, खत्म कर रहा हूं, पद्धति, इसको मैं द्वंदात्मक पद्धति कह दूं, या इसको मैं दूसरे नाम से आप जानना चाहें तो इसको वाद विवाद पद्धति कह दूं, इसको प्रश्नोत्तर पद्धति कह दूं, इसको संवाद पद्धति कह दूं, इसको विवादात्मक पद्धति कह दूं, इसको परिभाषात्मक पद्धति कह दें, वार्तालाप पद्धति कह दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे इस पद्धति का जनक कहलाता है विद्यार्थियों वेस्टर्न में जैनो, मगर ये वास्तव में यूज जो पद्धति का तरीका है वो है एरिस्टोटल का। और एरिस्टोटल से ये कॉन्सेप्ट कहां गया? प्लेटो में। आपको ये जो लौकिक ज्ञान और वास्तविक ज्ञान है इसकी भी बात आपको मिलेगी वहां पर, क्योंकि प्लेटो इस दुनिया को भी सत्य मानता है, उसको भी सत्य मानता है, मगर पूर्ण सत्य वो है, वो ये जगत है, वो जगत की फोटोकॉपी है, ये फोटोकॉपी है केवल, ये गलत नहीं है मगर ये पूर्ण सत्य नहीं है। तो वैसा का वैसा है, ये कॉन्सेप्ट वहां आएगा। आगे अपन जब समझेंगे आपको ये बात आपको समझ में आएगी तो आगे दूसरी बात भी आपको समझ में आएगी। द्वंदात्मक पद्धति। तीसरा इन्होंने खास बात है वो है विद्यार्थियों उद्देश्य मूलकता या प्रयोजन मूलकता, जिसको हम जनरली बोलते हैं टेलियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट जो है, टेलियोलॉजिकल, या जिसको मैं बोल दूं प्रयोजन मूलकता। कोई भी चीज अस्तित्व में आई है तो उनका कोई न कोई उद्देश्य है, बिना उद्देश्य के कुछ भी अस्तित्व में नहीं आया है। अर्थात प्रत्येक जो चीज है उससे हम एक उद्देश्यपूर्ण माने, उनका सम्मान करें, वो एक किसी न किसी फॉर्म का कॉन्सेप्ट है। और कोई चीज उद्देश्य मूलक है जो है वो अपने आप में कंप्लीट आप नहीं कहेंगे उनको, मगर उसका कोई न कोई कानून बनाए तो कानून का कोई उद्देश्य है, इसलिए हमें उसका सम्मान करना चाहिए। कहने का मतलब यह है स्टेट है, स्टेट का निर्देशों का हमें सम्मान करना चाहिए कि इसके पीछे हमारा उद्देश्य है कि हम एक गुड लाइफ कैसे जी सकते हैं, इसलिए हमें इसके निर्देशों का सम्मान करना चाहिए, उसे मानना चाहिए, उसके अनुसार चलना चाहिए। यानी हर चीज का कोई न कोई उद्देश्य है। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है विद्यार्थियों जिसको कहते हैं फॉर्म ऑफ ब्यूटी। फॉर्म ऑफ ब्यूटी, या मैं उसको जनरली हिंदी में लिख दूं आकृति सिद्धांत। बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है ये। एक आपने वाक्य सुना होगा, कोई भी त्रिभुज जिसे कागज पर उतार दिया गया है वो कभी पूर्ण नहीं हो सकता। एक आपके दिमाग के अंदर त्रिभुज का कॉन्सेप्ट है, मेरी बात बहुत अच्छी तरीके से समझिए। आपके दिमाग में पहले त्रिभुज का कॉन्सेप्ट आया या पहले त्रिभुज आपने बनाया? पहले आपके दिमाग में त्रिभुज आया। कुम्हार द्वारा घड़ा बनाने से पहले घड़े का स्वरूप उसके दिमाग में था, तब उसने घड़ा बनाया। ऐसा थोड़ा ही था कि वो मिट्टी को थेपता गया और घड़ा बन गया, ऐसा नहीं था। पहले हमारा स्वरूप फॉर्म, कोई भी फॉर्म अस्तित्व में आती है और उस फॉर्म के आधार पर मैटर बनता है। अर्थात आपके दिमाग में जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, वो त्रिभुज जब आप कागज पर उतारोगे तो वो त्रिभुज कभी पूर्ण नहीं हो सकता, वो अपूर्ण होगा। क्योंकि ये जो लाइन है ना, ये त्रिभुज के अंदर ये लाइन की मोटाई है, जो ये लाइन की मोटाई तो आपके दिमाग में नहीं है। त्रिभुज का मतलब तो 3 कोण है, तो ये मोटाई जो है इसमें कहीं ना कहीं, मेरा कहने का मतलब यह है कि जो चीजें आपके दिमाग में है वो कंप्लीट है, और जिसे आपने आकृति दे दी है वो पूर्ण कंप्लीट नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। जो चीजें आप उसे पूर्ण रूप से आप उसको नहीं कह सकते कि ये वैसी है जैसे। इसको कहते हैं विद्यार्थियों फॉर्म ऑफ ब्यूटी। क्या बोला जाता है? फॉर्म ऑफ ब्यूटी बोला जाता है। अर्थात कोई भी खींची गई आकृति पूर्ण नहीं हो सकती। अर्थात मेरा कहने का मतलब यह है, जो आपके दिमाग के अंदर कॉन्सेप्ट है वो इज कंप्लीट, बट जो आपने उसे आकार दे दिया है, उसे बना दिया है, वो आपका पूरा नहीं है, उसमें कुछ न कुछ कमी जरूर रह जाती है, कुछ न कुछ कमी जरूर है। एक लास्ट में मैं जाते जाते आपको बात करना चाह रहा हूं कि विद्यार्थियों, सुकरात एक बात बहुत इंपॉर्टेंट कहा करता था। सुकरात के बारे में कहा जाता है कि सुकरात समस्त यूनानियों में सर्वश्रेष्ठ यूनानी था, जिसने ज्ञानी यूनानी था,
और उसके बारे में उसने वो ये मानता था कि मैं केवल इतना जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। वह ये था खास तौर से, वहां एक मंदिर है यूनानियों की देवी है, नाम था डेल्फी। डेल्फी के देवी के मंदिर के अंदर पुजारी पूजा किया करता था और पुजारी ने एक बार भविष्यवाणी की कि इस बात का पता लगाया जाए कि यूनान का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है। निर्देश मिला और सभी लोगों के पास गए और पूछे कि आप क्या जानते हैं। तो किसी ने कहा मैं ये बात जानता हूं, किसी ने कहा मैं ये जानता हूं, किसी ने कहा मेरे को इस बारे में जानकारी है, किसी ने कहा मेरे को आर्ट की जानकारी है, किसी ने साइंस की जानकारी है। सबने अपनी अपनी जानकारियां बताई। जब वही पुजारी का प्रतिनिधि जाकर सुकरात से मिला तो सुकरात से पूछा कि आप क्या जानते हैं। तो सुकरात ने कहा कि मैं केवल इतना जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। अर्थात ये सबसे डेल्फी की भविष्यवाणी हुई मंदिर में। यह कहा गया वास्तव में एक यूनान का बुद्धिमान आदमी है जो ये जानता है कि मैं कुछ नहीं जानता। इससे बड़ा कोई ज्ञान ही नहीं हो सकता। और विद्यार्थियों, भावावेश में की गई ये एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी मानी जाती है और ये यूनान का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता है। ये दर्शन के लिए बलिदान देने वाला व्यक्ति कहा जाता है। इसे ईशा से पूर्व का ईशा कहा जाता है। इसे कॉफी हाउस फिलोसोफर कहा जाता है। और ये प्लेटो का गुरु था और इसी से प्लेटो ने अपनी शिक्षा ली। जब 399 ईस्वी के अंदर प्लेटो ने इनकी जहर पीते हुए देखा तो प्लेटो के एक जवान, या मैं आपको कहूं कि आपकी उम्र के अंदर इसके दिमाग पर गहरा असर पड़ा और उस असर ने जो राजनीति में जाना चाहता था उसे दार्शनिक बना दिया। और वही दार्शनिक की दौड़ में एक दार्शनिक राजा की खोज में निकल गया और उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था रिपब्लिक। हम बात करेंगे प्लेटो कौन था, प्लेटो की रिपब्लिक क्या है, प्लेटो की रिपब्लिक का मूल कॉन्सेप्ट क्या है और मूल कॉन्सेप्ट पर प्लेटो किस फिलॉसफी के आधार पर किस प्रकार पॉलिटिकल थॉट को स्टेब्लिश करता है और उसके न्याय की अवधारणा क्या है। ये बातें हम अगली क्लास में करेंगे। पर इस क्लास के अंदर आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है कि यूनानी फिलॉसफी का जनक जो माना जाता है यूनान के अंदर, वो विद्यार्थियों यूनान माना जाता है, जो फिलॉसफी पहला ग्राउंड माना जाता है। और यूनान के अंदर पहला फिलोसोफर हुआ वो थैलिस हुआ, जो माइलेशियन मत का था। पाइथागोरस मत खासतौर से आत्मा की अमरता, रहस्यवाद, पुनर्जन्म पर आधारित था। उसके बाद सुकरात अर्ध सोफिस्ट कहा जाता है, कारण आगे बताएंगे, कभी अपन पढ़ेंगे तब। और सुकरात के बारे में लिखे गए प्लेटो के 3 संवाद, एपोलॉजी, फीडो, क्रीटो। और खासतौर से सुकरात के विचार था कानून का सम्मान करना चाहिए, कानून बाध्यकारी होता है, व्यक्ति के ऊपर होता है, राजनीतिक सत्ता और मृत्यु एक जैसी वस्तु है। मिथ्या धारणा का विरोधी था, मिथ्या ज्ञान का विरोधी था, ईमानदार, बच्चे के समान होता है, सौंदर्य अल्पकालीन अत्याचार है, शादी सबको करनी चाहिए। सफल हो गई तो जिंदगी सफल हो गई और बुरी निकल गई तो फिलोसोफर बन जाओगे। ये सुकरात कहता था। मैं नहीं कह रहा हूं, करना नहीं करना तुम्हारी मर्जी है, जो करो वो करो। और डॉक्ट्रिन, दो ज्ञान का सिद्धांत, उसका मूल सिद्धांत यह था कि जो लौकिक ज्ञान है वो वास्तव में परिवर्तनशील ज्ञान है, ये ज्ञान नहीं है, ये मत है और ये ज्ञान है। जो इस ज्ञान के बारे में जानता है वो ज्ञानी है और वही सद्गुण है। ज्ञान ही सद्गुण है, एक ज्ञान ही एकमात्र सद्गुण है। और सद्गुण शिक्षणीय है, खासतौर से सामान्य है, वो बौद्धिक है, बुद्धि द्वारा सीखा जा सकता है। इसलिए वो राजनीति को भी एक कला मानता है। कला एक कलाकार का काम है, विशेष का काम है, इसलिए राजनीति विशेष लोगों द्वारा ही की जानी चाहिए। आज की तरह हर कोई खड़ा हो जाता है, जाके खड़ा हो जाता है, कहता है हाँ कि सरपंच बनना है, एमपी बनना है। अरे ग्राउंड क्या है, बैकग्राउंड क्या है, फोरग्राउंड क्या है, कुछ तो देख मेरे भाई, कुछ नहीं। जाति कॉन्सेप्ट, धर्म का कॉन्सेप्ट और कोई कॉन्सेप्ट बवंडर खड़ा कर दिया और कुछ लोगों को उकसा दिया, प्रति उत्तेजना पैदा कर दी, 2-3 दंगे करा दिए, आप बहुत बड़े लोग बन गए। ये पॉलिटिक्स नहीं है। देखिए इन लोगों का थॉट देखिए, आज क्यों पढ़ा जाता है इनको। राजनीति एक कला है और कला के लिए कलाकार होना चाहिए, विशेष व्यक्ति होना चाहिए। अरे यार, आप टेलर के कपड़े सिलवाने जाते हो, टेलर के पास जाते हो, अच्छा दर्जी कौन है? आप मुझे समझ, मैं आपको कहना चाहूं, आप हेयर कटिंग करवाने जाते हो, अच्छा नाई कौन है आप ये देखते हैं। एक आप इलाज कराने जाते हो, अच्छे डॉक्टर को ढूंढते हो। जब आप बहुत बड़ा काम इन सब का निर्धारण करने वाला राजनीति के काम में वोट देते हो, तब ये देखते हो ये किस जाति का है। तब ये क्यों नहीं देखते कि सबसे अच्छा नेता कौन है। ये बात कहने वाला ये स्टार्ट में सुकरात था, इसलिए सुकरात आज पढ़ा जाता है। सुकरात पूर्ण सत्तावादी था। इनकी मूल पद्धति द्वंदात्मक पद्धति थी ज्ञान की, और ये प्रयोजन मूलक ज्ञान है, उद्देश्य, हर चीज का कोई ना कोई उद्देश्य मानता था। और इनका मूल सिद्धांत आकृति सिद्धांत है। मैं आगे बात करूंगा आकृति सिद्धांत की, याद रखिएगा, क्योंकि जब तक ये
थॉट आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएंगे, आगे आप पढ़ नहीं पाओगे। फॉर्म थ्योरी जो फॉर्म ऑफ ब्यूटी है ये क्या है इसकी भी बात करूंगा। और अगला हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा यूनानी विचारक प्लाटोन इन एरिस्टोक्लिस जिसे कहा जाता है, उसका थॉट क्या है आगे बात करेंगे। थैंक यू।